मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, TZK टीवी से क्वारंटीन एडिशन के साथ मैं तनवीर ज़मान खान हाज़िर हूँ। आज हमारा जो प्रोग्राम वो डॉक्टर इफ्तिखार महमूद के साथ है, जो कि कंसल्टेंट हैं और उनका क्योंकि हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान का भी दौरा किया था और उसके बाद अब वो यहाँ पे NHS के साथ वाबस्ता हैं और उनकी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है अ, ये कोरोना वायरस के हवाले से कि कोरोना के जो असरात मुरतब हो रहे हैं इस सोसाइटी पे और कोरोना के जो असरात मुरतब हो रहे हैं पाकिस्तान में सोसाइटी पे। हम उसके रेफरेंस में दोनों जजों की एक अलग-अलग से उनके साथ एक पूरा एनालिसिस पूछते हैं कि वहाँ की सूरत-ए-हाल क्या है और यहाँ पे सूरत-ए-हाल क्या है, जो कि अब कहा जा रहा है कि अब हमने रहना भी इसी के साथ है और इसके लिए अभी कोई वैक्सीन में शायद बहुत टाइम लगेगा या हो सकता है ना भी आ सके। तो उस सूरत में डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। तो आप ज़रा बताइए कि आप इस बारे में क्या-क्या कहेंगे जो ये सारी ये सूरत-ए-हाल इस वक़्त पैदा हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर भी, बरतानिया में भी और ग्लोबली हर जगह पे? जी, थैंक यू तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे लिया आज। अ, नेचुरली जैसे आपने फरमाया कि पूरी दुनिया में पैंडेमिक सूरत-ए-हाल जो बनी हुई है और जिस तरीके से अ, एक वबाल की सूरत में हम पूरी इंसानियत बल्कि इसमें फँसी हुई है और स्पेशली जो सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली जो अमवात हुई हैं, वो बहुत तरक्की याफ़्ता मुल्कों में हुई हैं अभी तक। जो जिसमें अमेरिका और बरतानिया में हम देखें तो इवन इटली, स्पेन उनसे भी ज़्यादा यहाँ पे आगे ये मुल्क रिसोर्सेज़ के हिसाब से बहुत ही आगे हैं। तो जब दिसंबर में चीन में एक्चुअली ये फर्स्ट केसेस आने शुरू हुए, तो पूरी दुनिया को चाहिए था बेसिकली कि उसके लिए तैयारी करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ ऐसा, जिसका भुगतना पड़ा सबको। तो चाइना ने 3-4 महीने में जो पॉलिसीज़ इख्तियार की आइसोलेशन, अल्टीमेटली वही पॉलिसी सब मुल्कों को इख्तियार करनी पड़ी। लेकिन रिलक्टेंस रही पॉलिटिकल तौर पे भी और हालाँकि साइंटिस्ट, डॉक्टर सब इन्फॉर्म करते रहे सब गवर्नमेंट्स को कि भई ये मेजर्स इख्तियार करें, वही जो चाइना ने किए हैं। अनफॉर्चुनेटली ये एक वायरल डिज़ीज़ है और वायरस का कोई ऑथेंटिकेटेड उसका इलाज नहीं है। एंटीवायरल मेडिसिन्स मौजूद हैं, लेकिन ये चूँकि बैट से जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है कि बैट्स में ये डिज़ीज़ थी, वहाँ से ये मुंतकिल ह्यूमन्स को हुई है। वो किस तरीके से हुई उस क्वेश्चन में हम नहीं जाएँगे, क्योंकि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ चल रही हैं। लेकिन एक बात वाज़ेह हो गई कि इसका चूँकि ट्रीटमेंट नहीं है, इसका एक सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन यही एक मेथोडोलॉजी है, अदरवाइज़ ये जानलेवा डिज़ीज़ है। अब इसमें एक सबसे मज़ेदार बात ये है कि ये अगर 80% लोग इसमें खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं और 15% लोग वो हैं जो मॉडरेट टू सीवियर डिज़ीज़ जिनको होती है। 5% वो लोग हैं जो जिनको आईटीयू में जाना पड़ता है। वहाँ से भी कुछ लोग रिकवर होके वापस आ जाते हैं। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि चूँकि ये कभी डिबेटेबल है कि वायरस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं, लेकिन उसको होस्ट चाहिए होता है। क्योंकि ये यूँ ही हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है, वहाँ इसको होस्ट मिल जाता है। तो वहाँ से ये रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। फिर उसमें स्वेलिंग करता है सारे आपके लंग्स में, तो उस तरीके से साँस मुश्किल हो जाती है। तो इसमें बहुत सारे लोग तो 10-12 दिन में मुकम्मल सेहतियाब हो जाते हैं। लेकिन बाकी लोग जो हैं, अब प्रॉब्लम ये है कि डब्ल्यूएचओ ने बहुत अरसा पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि ये पैंडेमिक बनने जा रही है। लेकिन कान पे जूं नहीं लगी बहुत जगहों पे और इसका हमने नतीजा देखा। तो इस पैंडेमिक ने जैसे आपने फरमाया कि मैं पाकिस्तान भी गया हुआ था, तो मैं क्योंकि अपना फिर मैं कुछ कोर्सेज़ वहाँ किए थे मैंने जो फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी कंट्री की खिदमत के लिए, कि जो चीज़ें यहाँ पे हम कर रहे हैं वो वहाँ भी लोग करें। तो लेकिन मुझे अपना सारा वो प्रोग्राम कैंसल करना पड़ा। पाकिस्तान में जल्दी को 10 दिन पहले ही इंग्लैंड वापस आ गया। तो सूरत-ए-हाल ये थी कि
इवन मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त अहबाब इसको सीरियस नहीं ले रहे थे। मैंने उनको सबको बार-बार, इवन अपने रिलेटिव्स को सबको कहा कि देखो इसको, ये ईज़ी ना लें आप इसको। उनके बच्चे भी इधर-उधर घूम रहे थे, गवर्नमेंट का बड़ा स्लो रिस्पॉन्स था। ऑल्दो एक कोर्स तो हमने, वैसे मैं कहूँगा कि एक कोर्स तो हमने पेंडिंग किया कि गवर्नमेंट की डायरेक्टिव उस दिन आई थी कि भई आप बिग गैदरिंग्स ना करें। वो 10 तारीख को हमने 10 मार्च को कोर्स किया, लेकिन मैं 13 को वापस आ गया। जी। ये समझते हुए कि भी ये ना रुकने वाला मामला है। लेकिन मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त अहबाब, उनको वो एक सेंस नहीं थी। आई थिंक उसमें सेंस बनाने के लिए हमारे इदारों का काफ़ी रोल होना चाहिए था। लेकिन अभी तक भी जो खबरें आ रही हैं, लोग ऐसे ही घूम रहे हैं जैसे किसी शादी पे आए हुए हैं। वहाँ पे एक सेंट्रलिज्म नहीं है, आपस में जो उनमें इत्तेफाक नहीं होता, और इलाके के लोग अलहदा कुछ और कह रहे हैं, मरकज कुछ और कह रहा है, तो इस तरह की सूरत हाल बनी। एग्जैक्टली, ये बहुत अलमिया है कि हमारे मतलब सोशल मीडिया पे इतनी बेहंगम किस्म की खबरें चल रही हैं कि ये इलाज है, वो इलाज है, मसला कोई नहीं, झूठ है इसके अंदर। मतलब इसको गवर्नमेंट को साइंटिफिक बुनियादों पे इसको लेके अगर वो चलते एक थ्रस्ट के साथ और अपनी रिट्स बनाते तो ये कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन अभी भी उन्होंने मेरा ख्याल कुछ रिलैक्सेशंस की हैं शायद पाकिस्तान में, और फिर एक ये एंगल वहाँ पे आया कि शायद ये डिजीज इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में नहीं लोगों को आएगी जेनेटिकली। वहाँ पे लोगों का ये भी ख्याल है कि आमतौर पे समझते हैं कि शायद वहाँ पे डेथ रेट जरा कम है, लो है, इसलिए वहाँ पे लोग समझते हैं कि वहाँ उसका जो इम्पैक्ट है इसका वायरस का, वो नहीं है जो यूरोप वगैरह में वो दिख रहे हैं। ये भी जी, एक वजह शायद। एग्जैक्टली, ये एक कॉन्सेप्शन है जिसको तोड़ने की जरूरत थी। अ, आप अगर पैटर्न देखें चाइना में भी, इवन यूरोप में भी, ये डिजीज थोड़ा थोड़ा आस्ता आस्ता बढ़ती है, फिर एक टाइम पे जाके इसका पीक आता है। तो एग्जैक्टली वही अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसे ही लग रहा है कि पाकिस्तान में ये, अब देखें कितनी तेजी से केसेस नए निकलने शुरू हुए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि वहां पे टेस्टिंग नहीं है प्रॉपरली। अगर आप टेस्टिंग नहीं करेंगे, नेचुरली यहाँ भी टेस्टिंग उन लोगों की हुई जिनमें सिम्टम्स थी, लेकिन टेस्टिंग रेट काफी ज्यादा था पाकिस्तान में तो बिल्कुल हम किसी लेवल पे भी नहीं पहुंचे। टेस्टिंग होगी तो पता चलेगा ना कि कितनी दुनिया इसमें फंसी हुई है। जहां भी टेस्टिंग होती है फिर वहां केसेस निकल आते हैं वहां पाकिस्तान में। अरे फिर आपने नेगेटिव और पॉजिटिव को अलहदा करना जरूरी है जी हाँ, उसके बगैर तो आप अब ये एक बात, मतलब इसको चूंकि डिजीज को अभी समझा जा रहा है, इसको पूरी दुनिया में डॉक्टर्स इसके पीछे लगे हैं, तमाम साइंटिस्ट लगे हुए हैं, इसकी मैनिफेस्टेशन बहुत डिफरेंट तरीके से आ रही हैं। ये बड़ी ओवरलैप करती है, जैसे बहुत सारे लोगों में अक्सरियत में फ्लू लाइक सिम्टम्स होती हैं स्टार्ट में, सही। मतलब यू कांट से दैट इट इज फ्लू और इट इज कोविड-19। इवन इसके जो टेस्टिंग भी है, अगर आपका नेगेटिव टेस्ट आ गया है, दैट डजंट मीन दैट यू डोंट हैव कोविड-19। इसके बारे में ये जो एक कहा जा रहा है, थोड़ा सा इसी के साथ रिलेटेड है कि ये जो कोविड-19 के बारे में कि इसके कोविड-9 है सारे कोविड-19 ही, लेकिन वहाँ पे जो चाइना से जो बरामद हुए वहाँ पे 2-3 जगह से डिफरेंट जगह के, एक जगह पे जैसे फिश के सी फूड के, वाइल्ड सी फूड के स्टॉल्स पे हुए, फिर जो एक बैट्स के ऊपर हुए। इन सब के अंदर थोड़े-थोड़े सिमिलैरिटीज तो मुकम्मल से है वही, लेकिन थोड़ा-थोड़ा फर्क भी है। यानी वो जो एक वाइल्ड सी के स्टॉल से वहां की मार्केट से निकला, वो तकरीबन 88% तो बिल्कुल वो उसी तरह से है जैसे कोविड-19 का कहा जा रहा है, लेकिन उसके अंदर 88% है, बाकी 12% उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो थोड़े से फर्क है। क्या ये बात इसी तरह से है कुछ? जी, ये लगता ऐसे ही है कि पूरी दुनिया में, क्योंकि ये पॉसिबल है कि इसके स्ट्रेन डिफरेंट हैं हर जगह पे। इसमें जो म्यूटेशन हुई है, क्योंकि कुछ रिसर्चेस ये भी आ रही हैं कि ये बड़ी तेजी से अपनी फॉर्म्स को चेंज कर रहा है, अच्छा। और कुछ मुल्कों में इसने डिफरेंट स्ट्रेन ने अफेक्ट किया, लेकिन है वही, उसकी बेसिक नाम वही है। लेकिन अब ये देखें, ना सिर्फ ये फ्लू लाइक है, बल्कि बहुत सारे लोग यहाँ पे यूके में, जो हमने मतलब लोग एब्डोमिनल सिम्टम्स के साथ आते हैं, डायरिया के साथ आ गए, बुखार हुआ हुआ, डायरिया हुआ हुआ है। अब हमने स्कैन किया, रेडियोलॉजी नेचुरली हमारे पास वो भेजते हैं कि स्कैन करें। यहाँ पे हमने प्रोटोकॉल बनाया है कि हर पेशेंट का, जिसको सर्जन्स कहें कि एब्डोमिनल सिम्टम्स हैं, वो उसको ऑपरेट करना चाहते हैं, तो हम उसका सीटी टेस्ट भी साथ करते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि भी इसको ये तो नहीं।
और हमने बहुत सारे केसेस में देखा कि इंटेस्टाइन इन्वॉल्व ज्यादा है, लेकिन फिर चेस्ट में भी साथ वो सारी कोरिलेट हो गई चीजें। अच्छा, कई दफा टेस्ट जो इसका स्वाब टेस्ट है वो नेगेटिव भी आता है, लेकिन रेडियोलॉजिकल उसमें सिम्टम्स वो सारे अच्छा, साइंस होते हैं। अच्छा, अच्छा। तो इस तरीके से अभी बहुत सारे केसेस, कल मैं एक और वेबिनार देख रहा था हमारा यूरोपियन सोसाइटी ऑफ रेडियोलॉजी का, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे कैसे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रही। अच्छा, और मतलब किडनी फेलियर तो होगा ही, वो तो एक बात की उसकी अलामत है कि जब पेशेंट ज्यादा शिद्दत अख्तियार कर जाएगा, उसने आईटीयू में जाना है, क्योंकि फिर लंग्स से ऑक्सीजन नहीं जा रही होती बाकी ऑर्गन्स को, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स ये होते हैं कि किडनी फेलियर हो जाएगा या ब्रेन फेलियर, मतलब उसमें अच्छा, ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो उसमें। हम्म, लेकिन कुछ लोगों ने प्रेजेंट किया अमेरिका में, या उनके ब्रेन का जब स्कैन किया तो वहां पे ब्लीडिंग हुई गई। तो एक नई चीज, कहने का मकसद ये है कि इसमें बहुत सारे नए चीजें अभी खुल के तहकीक भी हो सामने रही आ है, नई चीजें अपीयर हो रही इतनी हैं। डिफिकल्टी है, इतनी डिफिकल्टी है कि यू कांट तो ये जो से कि अगर ये वायरस, ये बताइए डॉक्टर साहब कि अगर ये वायरस जो है ये अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है, तो फिर तो इसका इलाज पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है कि इसका कोई सही ड्रग या इसका कोई वैक्सीन तैयार हो सके, क्योंकि अगर ये चेंज होता रहता है। हाँ जी, ये तो क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हमारी कंपनी जो आई रेड रिपोर्टिंग रेडियोलॉजी है, और जो हम रेडियोलॉजी का काम करते हैं, लेकिन कोविड की वजह से हमने पिछले दिनों एक सेमिनार कराया। अमेरिका से एक पाकिस्तानी निजात प्रोफेसर हैं, डॉक्टर ताशवीन, उनको हमने लिया और पाकिस्तान के लोगों के लिए हमने मुख्तत किया था सारा, कि डॉक्टर्स को अपडेट मिले सारी, क्योंकि डॉक्टर ताशवीन वहाँ पे वो काम ही, ये इंटेंसिविस्ट हैं, प्रोफेसर भी हैं, तो उन्होंने अपडेट ये सारा किया। उन्होंने भी ये कहा कि हमें नहीं पता कि इसका इलाज कब आएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि सितंबर तक एक उम्मीद है, लेकिन नोबडी नोज। सही। सिमिलरली उनका ये ख्याल था कि ये इतनी वेरिएबल है इसके सिम्टम्स कि आप कह नहीं सकते। सही। तो तो फिर अब एक ये जो इस वक्त इसका किया जा रहा है कि कुछ क्वारंटीन वगैरह में भी लोग हैं, सारा कुछ है, लेकिन उसके बावजूद, और यूरोप के अंदर खास तौर पे डेथ रेट काफी हाई है, फर्टिलिटी रेट आप देख ही रहे हैं कि 600 650 रोजाना का तकरीबन नंबर बर्तानिया में आ रहा है, अमेरिका में बहुत ज्यादा है, बाकी यूरोप में भी खत्म कहीं नहीं हुआ ये। लेकिन अगर हम इसको रिलैक्स करेंगे, अगर हम सारी ये लॉकडाउन को ईज का करेंगे, उससे ये एक रेला दोबारा भी आने का इम्कान बहुत ज़्यादा है। हुकाम भी कह रहे हैं, साइंटिस्ट भी कह रहे हैं, इस तरह की सूरत-ए-हाल, एक बहुत बड़ा एक सैलाब दोबारा भी आने वाला है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि इनको ये चीज़ें होनी चाहिए या नहीं? आपकी बीइंग डॉक्टर क्या एडवाइस है लोगों को? देखिए, बीइंग डॉक्टर तो मेरे ख्याल पूरी दुनिया के डॉक्टरों की एक ही ओपिनियन है कि भी इसका चूंकि कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसको आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल हाइजीन, इस हुँ, तरीके से हम रोक सकते हैं इसको। हुँ, और हुँ। रुकती है, चाइना में रुकी है। जी, अभी फ्रांस में, इटली में, स्पेन में इसका फ्लैट से नीचे रेट गिरना, ग्राफ शुरू हो गया है। ज़ाहिर है आप तो इसका यूके मेडिकल में साइड भी अब देखते हैं, लेकिन एक गिर रही है। सियासतदान या हुक्मरान जो है वो इसकी इकोनॉमिक साइड भी देखते हैं कि इसके इकोनॉमी जो बैडली इफेक्ट हो रही है, उसका भी एक लोगों को कंसर्न है। उस हवाले से भी एक है कि इसको रिलैक्स किया जाए कि लोग खा भी तो सकें। अब ये ना हो कि लोग बैठे-बैठे अंदर फाके आने शुरू हो जाएँ। तो ये भी ये एक तनवीर सूरत-ए-हाल है। साहब, बड़ी अच्छी बात आपने की है। आप देखें कि मैं कल पढ़ रहा था न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर का, उन्होंने जितना सख्त लॉकडाउन उन्होंने किया है कि शायद किसी कंट्री ने नहीं किया। या उन्होंने कहा कि मुझे लोग अजीज हैं, मुझे एक बंदा नहीं मरना चाहिए, हम लोगों को खाना खा लेंगे, हुँ, 3 महीने 4 महीने हमें करना पड़े हम कर लेंगे। और दे डिड वंडरफुल रिजल्ट्स। देखिए, ये पॉलिसी अगर कामयाब हुई है तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में रिसोर्सेज की कमी है कि लोगों को आप 2-3 महीने खाना नहीं खिला सकते। तो हुँ, रिसोर्सेज तो मौजूद हैं, लेकिन विल की बात है कि कौन सी लीडरशिप क्या कर रही है, किस तरीके से इकदाम कर रही है। हुँ, अब एक इसमें कॉन्सेप्ट है हर्ड इम्यूनिटी। वो एक्चुअली मेडिसिन में एक कॉन्सेप्ट है कि बहुत ज्यादा डिजीज जब फैलती है तो उसकी इम्यूनिटी डेवलप होती है बाकी लोगों में भी। लेकिन जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि नहीं, हर्ड इम्यूनिटी होती है, बट आई डोंट वांट कि मेरे लोग मरें। हुँ, हर्ड इम्यूनिटी, हम अगर लोगों को बचा लेते हैं, इसमें से हुँ, गुजर जाएं हम, हुँ, तो एक रास्ता था उनका। और बाकी जिन कंट्रीज में रिलक्टेंस के साथ ये सारी अब गए उसी तरफ है सब, आइसोलेशन की तरफ, टेस्टिंग की तरफ और सोशल डिस्टेंसिंग की तरफ, पर्सनल हाइजीन की तरफ।
अब ये देखिए यूरोप में जिस तरीके से ये लोग मतलब प्रोपेगेट करते हैं लोगों में कि देखो भाई अपने ये मैय्यज़ इख्तियार कर रहे हैं, हमारे कंट्रीज में अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है बैक होम इंडिया पाकिस्तान। स्टिल लोगों को मतलब उनको दकियानूसी चीजों की तरफ लगाया हुआ है। वो ठीक है करें, मतलब अगर किसी का ईमान है तो उसके मुताबिक वो भी जब तक इलाज नहीं है, लोगों ने हर एक अपना अपना एक उसने अपनी एक दीन वो जानी शुरू बिल्कुल की है, उनका वो राइट है कि वो करें, लेकिन आई उससे थिंक लोग मिसलीड हो बहुत रहे हैं, लोग उससे मिसलीड हो रहे हैं, ज़ाहिर उससे नुकसान ज्यादा हो रहा है, उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है कि उससे आप बहुत ज्यादा हो रहा है कि अब जो पाकिस्तान में जिस तरीके से आप केसेस डिटेक्ट होने शुरू हुए हैं, देखिए बहुत सारे लोग तो टेस्ट करवाने जाते ही नहीं, फिर टेस्टिंग फैसिलिटी मौजूद नहीं है उस तरीके से। टेस्ट आपने हर किसी का नहीं करना, लेकिन जिसको सिम्टम्स है उसका करना है। लेकिन अगर उसके भी आपके पास मैय्यज़ नहीं है पूरे, फिर एक ही रास्ता बचता है कि आप खुद अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लें। और उसके लिए थोड़ा सा अगर हायर ऑफिशियल लेवल पे ये सारी कैंपेन चलाई जाती तो मेथड यही है, मैं फिर कहूँगा कि आपने अब इसमें एक मुझे टेक्निकल बात जरा बताएं कि जो इम्यूनिटी होती है इंसान के अंदर, जो इम्यूनिटी है, क्या ये इम्यूनिटी जो इस वायरस के लिए जिस इम्यूनिटी की इस कोविड-19 के लिए जरूरत है, वो इम्यूनिटी हमारे अंदर शायद उस तरह, इसीलिए तो वैक्सीन की जरूरत है कि वो इम्यूनिटी हमारे अंदर नहीं है उस तरह से जो इस कोविड-19 को डील करे और इसको दबा दे। इसके लिए इतनी दैट इज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ इनसाइड अस। क्या ये इस तरीके से बढ़ाई जा सकती है कि खुराक खा लें आप, विटामिन डी खा लें, विटामिन बी खा लें, सी खा लें, इससे ये इम्यूनिटी जो आपके अंदर होती है क्या वो इससे इंक्रीज हो जाती? देखिए इसमें कॉन्सेप्ट तो जरूर है, लेकिन ये क्वेश्चन हमने डॉक्टर ताशफीन से भी किया। उनका भी ये था कि मतलब ये था कि जिंक और विटामिन डी काफी इफेक्टिव है इम्यूनिटी को एनहेंस करने के लिए। तो उनका ये था कि मैं नहीं जानता, ये पॉसिबल है, कुछ लोग कहते हैं मुमकिन है कि ऐसी तो ताकत देती है, लेकिन दिस इज नॉट अ ट्रीटमेंट। अब तो पेशेंट आपके पास बीमार होके आ गया, यू हैव टू ट्रीट द पेशेंट। बात ये है कि आप उसको उस हालत तक पहुंचने से पहले बचा लें, उसको हॉस्पिटल पहुंचने से पहले बचा लें। देखिए यहाँ पे यूके में या बाकी दुनिया में अगर आप मुझे सिम्टम्स हुई थी तो मैंने 1 वीक अपने आप को आइसोलेट मुकम्मल कर लिया, जॉब से भी, अपने बच्चों से, फैमिली से बिल्कुल अलग अपने कमरे में चला गया। मुझे नहीं पता मुझे कोविड था या नहीं, लेकिन 2-3 दिन में मेरी सिम्टम्स रिजॉल्व हो गई। हो सकता दूसरा फ्लू हो, लेकिन हो सकता है अगर कोविड हो तो मैं दूसरों के लिए तो खतरा बन सकता हूँ ना। सही। फिर टेस्टिंग उसका भी प्रॉब्लम, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि नेगेटिव आए दैट डजंट मीन दैट आई डोंट हैव, पॉजिटिव आ जाए तो ज्यादा चांसेस यही है कि मुझे कोविड है। चलिए मुख्तसर आखिर में डॉक्टर साहब ये बताइए कि इसके लिए अब आगे क्या सूरत है, इसमें हमें क्या करना चाहिए लोगों को पाकिस्तान के अंदर या यहाँ पे? मुख्तसर, बहुत मुख्तसर आप इस बारे में फरमाइए। इसके लिए मैं तो ये कहूँगा, देखिए पाकिस्तान के डॉक्टर्स जो बता रहे हैं गवर्नमेंट को, उनको वो सारे मैय्यज़ करने चाहिए। अब बहुत सारे डॉक्टर्स पाकिस्तान में कोविड का शिकार हैं, ऑल्दो डेथ्स नहीं इतनी हुई, लेकिन अगर ये मेडिकल फोर्स आपकी खुदा न खास्ता ये ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गई तो कौन लोगों को बाकी बचाएगा? मतलब ये लम्हा फिक्रिया है उनको। मतलब पाकिस्तान में मुझे खबरें जो मिली कि डॉक्टर्स पीपीई मांगते रहे, लेकिन उनके लिए किसी ने नहीं सुनी उनकी बात। मतलब ये चीजें थोड़ा सा उनको डॉक्टरों की मशावरत के साथ जो वो कहते हैं उसके मुताबिक करना चाहिए। इसको पॉलिटिकल गेम तो रही नहीं, तो ये जिंदगी मौत का मसला है, लोगों पूरी कौम का एक, बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही। पूरी दुनिया की इंसानी बका का दुनिया मसला। की इंसानियत पाकिस्तान का जैसा तो तरक्की पजीर मुल्क जहाँ पे हमारे रिसोर्सेज भी कम है, फिर वहां पे अगर हम इसको ज्यादा करें कि भी लोग आइसोलेशन करें, तो दैट इज द ओनली थिंग। इवन डेवलप्ड कंट्रीज हो, अंडर डेवलप्ड हो, मामला वहीं पे है। तो अगर उसको शुरू दिन से कर लिया जाए, और गवर्नमेंट को इस पे आई थिंक भरपूर कैंपेन चलानी चाहिए कि आइसोलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, और वहां पे नहीं है अभी भी। जो मैं मीडिया पे देखता हूँ कि लोग बाजारों में घूम रहे हैं, दैट इज काफी गैर जिम्मेदार सूरत-ए-हाल है वहां। हॉरिबल एंड आई विश गुड फॉर माय पीपल, लेकिन ये कुछ भी रास्ता इख्तियार कर सकती है डिजीज। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी आपने अच्छी बातें की।
हम आपके साथ अनकरीब दोबारा कोई प्रोग्राम का करेंगे, क्योंकि इसके लिए मैं समझता हूँ कि इस वायरस के हवाले से लोगों को एक मुसलसल एजुकेशन की और एक मालूमात देने की मुसलसल ज़रूरत है, और हर मीडिया पर, हर फोरम पर देने की ज़रूरत है, ताकि लोग पूरे एक बड़े स्केल के ऊपर एजुकेट भी हो सकें और हम इस वायरस से लड़ सकें और इसको काबू में ला सकें। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, थैंक यू आपके साथ फिर बात होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।